हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीरज खन्ना। बच्चों 12th की फ़िज़िक्स का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 12th की फ़िज़िक्स में आपका कितना फ़िज़िक्स जो है आपकी कितने पार्ट्स में कैटेगराइज है। तो बच्चों 12th की फ़िज़िक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ऑप्टिक्स में आपके कुछ ये फीचर्स हैं जो जिसमें आपकी 3 चैप्टर रहेंगे आपके EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और मॉडर्न फिज़िक्स में आपका पहले एटम रहेगा, फिर न्यूक्लियाई रहेगा, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस रेस्ट पे हैं तो क्या उनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेस्ट पे होने के बाद, ठीक है, और उससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे बनने वाली फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फील्ड पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फील्ड तभी बनती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे चार्जेस रेस्ट पे पढ़ा था हमने, यहाँ चार्जेस मोशन में पढ़ेंगे। चार्जेस मोशन में आते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है ऑब्वियसली बच्चों। करंट के क्या इफेक्ट हैं, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं और क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स तो हम इसी में पढ़ लेंगे, और करंट जो है यहाँ पे DC करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 में। तो इसके बाद बच्चों उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। फिर उसके बाद हम इसी में मैग्नेटिज्म, यानी कि उसके आसपास किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है और किसी मैग्नेट की वजह से कैसे बनती है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स भी पढ़ेंगे हम। फेरोमैग्नेट, डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट, इतने टाइप के मैग्नेट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये आप सारा मैग्नेट पढ़ लेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये सारा बच्चों, ये जो पूरा का पूरा है पार्ट 1 है आपका NCERT का। तो हमको AC तक पहुंचना है, मतलब AC यहाँ पे मंजिल है हमारी। तो उससे पहले हमको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में आपकी स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, हम ऑप्टिक्स यानी कि लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि लाइट जो है ऑब्वियसली एक रेडिएशन है, एक एनर्जी का एक फॉर्म है। तो उससे पहले हम ये वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल होती है। पहले न्यूटन ने कहा था कि ये रे के फॉर्म में ट्रेवल होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक आपकी इंफ्रारेड रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी हमको। फिर उसके बाद हम रे ऑप्टिक्स में आएंगे। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, इतने टाइप की हम स्टडी करेंगे। इन पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे बच्चों। 12th की फिजिक्स में सारी की सारी स्टडी डिटेल में ही है। फिर उसके बाद हम आएंगे बच्चों वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब कि लाइट का डुअल नेचर होता है। कहीं कहीं ये रे नेचर बताती है, यानी कि पार्टिकल नेचर बताती है, और कहीं कहीं ये वेव नेचर बताती है। तो डुअल नेचर रहता है, तो ये रेडिएशन के डुअल नेचर पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर इसके ऑप्टिक्स के, वेव ऑप्टिक्स के बाद आएगा। फिर है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। एटम्स के बाद, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है तो उसको जल्दी जल्दी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियाई में हम बहुत सारी टर्म्स ऐसे पढ़ेंगे जो आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई में हम घुस जाएंगे। फिर उसके बाद है आपका ये सब पढ़ने के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किससे मिलकर बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पढ़ेंगे, फिर उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, फिर डिवाइसेस जो फॉर्म होंगे वो पढ़ेंगे, उसके फिनोमिना पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये तो था 12th का आपका इंट्रोडक्शन। हम बात करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही 2 चैप्टर्स हैं आपके। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जब भी वर्ड इलेक्ट्रिक आ जाए तो समझ लीजिए बच्चों, सबसे पहले बात हमको करनी पड़ेगी चार्जेस की। चार्जेस के बारे में समझना पड़ेगा। तो बच्चों चार्जेस क्या होता है, सबसे पहले तो चार्जेस आर समथिंग आफ्टर विच वी कैन रिस्पॉन्ड। मतलब चार्जेस एक किसी बॉडी में अगर आ जाता है तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी कैन रिस्पॉन्ड एंड बॉडी कैन एक्सर्ट द फोर्स। मतलब कि अगर किसी बॉडी को हमने चार्ज कर दिया या उसमें चार्जेस आ गए तो वो किसी दूसरी बॉडी को क्या करने लगेगी, रिस्पॉन्ड करने लगेगी। यानी कि उसके फोर्स या तो उस पर अटैक करने लगेगी या तो उसके फोर्स को रिस्पॉन्ड करने लगेगी। ये होता है चार्जेस, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम चार्जेस पढ़े, मेथड्स ऑफ चार्जिंग करके मैंने एक
वीडियो बनाया हुआ है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि चार्जेस क्या होता है। चार्जेस सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चार्जेस रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन लिखा रहता है, तो Cl मतलब कि क्लोरीन, है ना। अब ये क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है बच्चों, और Cl बस लिखा है मतलब कि ये कैसा है, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकली अगर ये न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली इसमें कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कोई चार्ज नहीं है। चार्ज और बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्योंकि एलिमेंट के अंदर होते हैं, एटम के अंदर, है ना। फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है, आगे स्टडी में हमने पढ़ा है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। कितना करता है अभी हम बात करते हैं। प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है क्या, नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे आता है अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, तो ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये, हाँ मैंने बोली क्लोरीन 17, ये तो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि अनइलेक्ट्रीफाइड है अभी ये। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हम इसको, आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है Cl-, इसका मतलब ये क्या है, चार्ज है ना। ये क्या हो गया, चार्ज एलिमेंट हो गया। क्लोरीन पे Cl- लिख दिया, मतलब कि अब क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्ज कैसे होता है ये हम यहाँ पे ये बात करते हैं। सबसे पहले तो चार्जिंग की 3 मेथड होती हैं, ये तो मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम चार्ज पे डील करते हैं। चार्ज क्या होता है बच्चों, देखिए चार्ज सबसे पहले हमने बात की कि चार्ज किस पे होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे होता है या फिर प्रोटॉन पे होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है वो। ठीक है ना, सिर्फ इसमें मास रहता है, मास कैरी करता है और चार्ज कैरी नहीं करता है। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम इसकी यूनिट है। ठीक है, कूलम क्या है इसकी यूनिट। ठीक, तो चार्ज का सिंबल क्या है, चार्ज का सिंबल हम यूनिट डिनोट करते हैं क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। और इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों, एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम। और सीजीएस यूनिट होती है बच्चों इसकी सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, अपन जो पढ़ते थे इसको, है ना, वो यूनिट होती है बच्चों यहाँ पे इसकी। सीजीएस यूनिट होती है बच्चों इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ठीक है, तो हम इस पर अभी और डील करते हैं चार्जेस के बारे में। ठीक है, अभी सीजीएस यूनिट क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशन होता है, ये सारी बातें हम अभी करेंगे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ये चार्जेस, टाइप्स 2 टाइप के होते हैं ऑब्वियसली। एक होता है पॉजिटिव, है ना, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये चार्जेस नहीं है, ये फंडामेंट्री एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज आता है ना। चार्ज कैसे आता है, हम अगर मान लीजिए किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है ना, यानी कि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन की तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जैसे Cl यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर है। जब इनमें क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की या फिर एक्सेस हो जाती है, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। और चार्जिंग का कॉज ही क्या होता है, चार्जिंग का कॉज ही होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जाते हैं तो बॉडी जो बन जाएगी उस बॉडी को बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए इसलिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ऐसे आते हैं चार्जेस, वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो चार्ज हो गई।
ठीक है, और उसको हम बाद में बोलेंगे कि पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी अगर मान लीजिए उससे कुछ डिस्टेंस पे हम उसमें से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के, ठीक है ना। तो टाइप के चार्ज के टाइप जो से वो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, पॉजिटिव जो होते हैं या फिर नेगेटिव जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, ठीक है बच्चों, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव को ले लेंगे तो उसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस बच्चों अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ रखी है। चलिए हम ये भी बात करते हैं कि ये जो क्या कहते हैं चार्ज है, चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। और इसकी एक पोलैरिटी भी होती है, और इसमें जो साइन है, साइन इंडिकेट्स पोलैरिटी, साइन इंडिकेट्स पोलैरिटी, ना कि डायरेक्शन यहाँ पे, है ना। स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर क्वांटिटी में जो माइनस प्लस है वो डायरेक्शन नहीं शो करेगा, और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी शो करेगा कि नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हमने बात की कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन कैसा? माइनस में, ठीक है। इसी तरह चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? वो भी इतना नहीं होता, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन प्लस में। और चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं 0 होता है, ठीक है, 0, ठीक है। इसके बाद हम चार्ज के बारे में और पढ़ते हैं। चार्ज, अभी मैंने आपसे बोला कि चार्ज की इतनी यूनिट्स होती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में हम बात करते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में बच्चों इसकी एसआई यूनिट तो आपकी क्या होती है? 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम। और 1 कूलम कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर्टी है इसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ से आएगी ये। और सीजीएस यूनिट मैंने भी आपको बताया बच्चों, सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर हम इसे इन शॉर्ट ESU भी बोलते हैं, ठीक है। और 1 कूलम और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या डिफरेंस है बच्चों? 1 कूलम इज इक्वल टू होता है आपका 3 × 10⁻⁹ ESU, ठीक है बच्चों इस सम का आपका क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वालिटेटिव आइडिया है आपके सिलेबस में, तो इस पर हमको अंदर नहीं जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी होता है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, ठीक है। उसमें इसकी यूनिट होती है बच्चों EMU, EMU, ठीक है। और 1 EMU जो होता है वो होता है 3 × 10⁻10 ESU, है ना। और 3 × 10⁻9 ESU तो 1 कूलम होता था, है ना, 1 कूलम होता था। तो यहाँ पे 3 × 10⁻10 है, यानी कि 1, यहाँ पे अगर मैं इसको EMU को अगर मान लीजिए कूलम में चेंज करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 EMU इतना, ठीक है ना, जबकि 3 × 10⁻9 ESU इतना था। तो यहाँ पे अगर मैं 3 ऐसे लिखूँ, 3 × 10⁹ × 10 ESU, है ना, ये 1 EMU के बराबर है, ठीक है। तो 3 × 10⁹ ESU, लेकिन ये क्या है? 3 × 10⁹ ESU तो आपका 1 कूलम है, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 कूलम हो जाएगा, 10 कूलम, यानी कि 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कूलम, 10 कूलम के बराबर 1 EMU है ना। तो EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बड़ी हो गई। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तो हम पढ़ेंगे ही नहीं कहीं पे, हम पढ़ेंगे सिर्फ क्या? कूलम, है ना, SI यूनिट। और कहीं आपको क्वेश्चन CGS यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी यूनिट हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्या होती है? कूलम होती है। अब कूलम कैसे होती है बच्चों हम अभी बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा 1 कूलम में कितने चार्जेस होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। सबसे पहले तो हम बेसिक यूनिट जो हमने बात की थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये किसी चार्ज की बेसिक यूनिट होती है, बेस यूनिट भी हम बोलते हैं, उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना।
तो किसी बॉडी को हमने बोल दिया चार्ज है, तो उसमें कितने कूलम चार्ज है ये हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि इज टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज एन इंटीजर नंबर। क्या है ये? एक एनी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आप जानते हो बच्चों, ये होता है आपका 1 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्लस माइनस हो सकते हैं, अगर मान लीजिए प्रोटॉन से तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से तो नेगेटिव चार्ज हो गया उस बॉडी पे। ठीक है, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है वो इस बात से भी पता चल सकती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से। ठीक, जैसे कि सपोज यहाँ पे ई की बात करें तो ई इज टू क्या होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये प्रोटॉन है तो उस पर प्लस रहेगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस रहेगा। ठीक है, ये इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो सपोज मैंने बोला कि एक बॉडी है ना, इफ़ अ बॉडी कंटेन्स, देखिए मैंने बोला इफ अ बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन्स एंड n2 प्रोटॉन देन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं, लेकिन वो चार्ज तब कहलाती है जब उनके बीच में क्या हो, अनइक्वल अमाउंट, यानी कि इम्बैलेंस हो। चार्ज इम्बैलेंस की वजह से ही वो इलेक्ट्रीफाइड होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज होता है। तो सपोज मैंने बोला n1 इलेक्ट्रॉन्स और n2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा ऑब्वियसली Q इज इक्वल्स टू n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई लगा हुआ ना, साथ में हमने लगा दिया ई, और प्लस n1 माइनस ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ उसमें चार्ज कितना हो गया, n2 माइनस n1, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई बेस यूनिट, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको ये पता चल जाएगा चार्जेस कितने हैं उसमें। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, n1 n2 यहाँ पे इंटीजर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस है तो प्रोटॉन्स और अगर माइनस है तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकती है यहाँ पे एट्सेट्रा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि Q इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 1, n की वैल्यू लिख दी हमने सपोज 1, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस माइनस 1e, यानी कि प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ भी हो सकता है प्लस या माइनस में से। फिर उसके बाद होता है Q इज इक्वल्स टू, अगर मान ली मैंने n की वैल्यू 2 रख दी तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2e, यानी कि प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे किसका बच्चों, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 में मल्टीप्लाई होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 1.6 हो जाएगा आपका 3.2। ठीक, और अगर n की वैल्यू 3 रख देंगे तो Q इक्वल्स टू होता है बच्चों प्लस माइनस 3e, जो कि हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1.6 में तो हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही आपका n का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n का हो जाएगा। लेकिन आप एक बात देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल है क्या, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 3.2 है और ये हमेशा 1.6 के इंटीजर मल्टीपल पे होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब ही होता है कि बेस यूनिट यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की इंटीजर मल्टीपल पे हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोल देगा 5.4 इंटू 10⁻19 या -19 कूलम, सॉरी माइनस में ही होगा, बहुत छोटा होता है, -19 तो बहुत बड़ा हो गया, 5.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल है क्या, तो नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप जब निकालोगे तो इसका इंटीजर मल्टीपल नहीं आएगा, है ना। नहीं तो Q इज इक्वल टू एन ई से आप निकाल के देख लीजिएगा, n इज इक्वल टू होता है आपका Q बाई ई, और यहाँ पे आपको Q बोल रहा है कितना, सपोज मैंने बोला 5.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका 16 3 जा 48 और 16 4 जा आपका हो जाता है 64, तो 6.4 आता है, 5.4 नहीं आता है बच्चों, है ना। तो और n की वैल्यू यहाँ पे आपकी कुछ समथिंग आपकी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो बच्चों 3 पॉइंट समथिंग हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऐसे नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इसी के इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए 1.6 के ही। ठीक है, और मैंने आपको कॉज तो बता दिया था, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑन रबिंग। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी से देख लेते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। अगर मान लीजिए मैंने कोई बात की कि ये कोई सिस्टम है आपका, है ना, ये सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर चार्जेस होंगे। ठीक है,
तो आइसोलेटेड मतलब कि यहाँ ना तो बाहर से कोई चार्जेस यहाँ आ रहे हैं, ना तो कोई यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि कोई दो बॉडी ले ली और वो आपस में रब कर रहे हैं, और रब करके उसमें चार्जेस ट्रांसफर हो रहे, तो वो भी एक सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। सिस्टम मतलब ये नहीं कोई एक बॉडी, सिस्टम मतलब होता है दो चार बॉडी का एक सिस्टम, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला यहाँ पे कि टोटल चार्ज मुझे निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या होता है, सारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रॉपर्टी जो है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अगर मान लीजिए किसी बॉडी में Q1 Q2 Q3 ऐसे करके चार्जेस हैं, तो सबका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, यानी कि Q1 Q2 Q3 प्लस डैश 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 Qn हो जाएगा। यानी कि टोटल चार्ज जो होगा क्या होगा, i = 1 से लेके n तक समेशन ऑफ Qi हो जाएगा, ठीक है। तो सबका मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ की पोलैरिटी की, क्योंकि हमको वाइल टेकिंग सम ऑफ द चार्जेस देयर साइंस प्लस माइनस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। अगर मान लीजिए हमको सिस्टम में चार्जेस को ऐड करना है तो प्रॉपर साइन के साथ करना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में सपोज यहाँ पे एक चार्ज है +Q, फिर यहाँ पे वो चार्ज है -2Q, पूरा सरफेस पे फैला हुआ है, बॉडी के अंदर फैला हुआ है ये, फिर यहाँ पे +3Q, फिर यहाँ पे +5Q, ऐसे यहाँ पे आपका आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है आपका सपोज। तो नेट चार्ज जो होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, इस नेट चार्ज जो होगा इस आइसोलेटेड सिस्टम में, वो कितना हो जाएगा बच्चों, इन सबका सम अकॉर्डिंग विथ पोलैरिटी प्लस माइनस साइन, तो कितना आ जाएगा +Q, फिर यहाँ पे आपका -2Q, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा देखो बच्चों, फिर +3Q, फिर +5Q। तो टोटल आपका एडिशन जैसा होता है वैसे ही हो जाएगा। 5 3 8, एक 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7Q। टोटल नेट चार्ज इसके अंदर बच्चों 7Q है। अब Q की वैल्यू आपको दे रखा होगा अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में, तो आप Q की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब कि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप जानते हैं कि कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहाँ पे बच्चों किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम मतलब कि सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमने बहुत सारी बॉडीज़ ले ली, यहाँ पे सपोज 2 बॉडीज़ ले ली, ये 2 बॉडीज़ हैं, इन 2 बॉडी को आपस में रब किया, तो इसमें से सपोज मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए लेकिन इससे कम हो गए, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है ना, गेन किया यानी कि एक्सेस कर लिया इसने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्सेस कर लिया, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, है ना, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पे कम हो जाएंगे, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन कहीं हवा में तो नहीं चलेगा ना, ये हमने बोला 2 बॉडी का सिस्टम था, तो सिस्टम के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन्स, इससे इसमें चले गए, बस इससे इसमें चले जाएंगे, ऐसा होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन कहीं नष्ट नहीं होंगे और कोई दूसरा चार्ज क्रिएट भी नहीं होगा, है ना। तो कभी 2 बॉडीज़ को अपन ने रब किया तो एक बॉडी गेन कर रही होगी, दूसरी बॉडी लूज कर रही होगी, सेम चार्ज, जितना ये लूज करेगी उतना ही ये गेन कर रही है। ऐसा नहीं कि इसने लूज किया 3 और ये ले रहा है 2, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होंगे किसी सिस्टम में। ये 3 लूज कर रहा है तो ये तीन ही गेन करेगा, है ना। दस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। समझिए इस बात को, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉज करके, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज बच्चों कैरीड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेट चार्ज मतलब कि मैंने अभी बताया आपको, नेट चार्ज दोनों बॉडी का होगा, जितना ये लूज करेगा उतना ये गेन करना चाहिए सेम अमाउंट में चार्ज, है ना। तब जाके हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ऐसा ही होता है ना। ऐसा चाहिए नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसलिए हम बोलते हैं। हाँ, लेकिन चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। और चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली, मतलब कि चार्ज हमेशा कैसे कैरी होंगे, कैसे वो होंगे, क्रिएट होंगे या डिस्ट्रॉय होंगे, इक्वल अमाउंट में और अनलाइक पेयर्स में। एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव होगा, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, लेकिन जो चार्ज है, चार्ज कैरिंग पार्टिकल है, वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट हो सकते हैं इस प्रोसेस में। जैसे कि एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में कन्वर्ट हो सकता है ना, कोइंसाइड होके, कोलाइड होके, हमने देखा हुआ है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इससे फॉर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपका होता है पेयर प्रोडक्शन, उसमें गामा रे जो होता है वो
एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, जिसमें दोनों ही चार्जेस का टोटल चार्ज होता है वो ज़ीरो हो जाता है ना। तो इस तरीके से इनहाइलेशन ऑफ मैटर, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें यूज़ होता है ये सारी चीज़ें। आप देखेंगे यहाँ पे जब आप एटम्स वाले चैप्टर में आएंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियर, तब वहाँ पे हम इसका बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वेदर इट इज चार्ज और अनचार्ज। अगर मान लीजिए एक बॉडी चार्ज है उसके अबाउट हमने एक दूसरी बॉडी ले आए उसके पास में, इसको कॉन्टैक्ट में ए से बी में क्या होने लगेंगे, बॉडी ट्रांसफर। और ये बॉडी मैंने बोल दिया सपोज अनचार्ज है, तो अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर होने लगे। सपोज मैंने बोला कि ये Q1 है, Q1 इसमें सपोज एक दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उसमें से एक अनचार्ज है, इसमें से Q1 चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये तब तक इसमें चार्जेस को ट्रांसफर करेगा जब तक ये Q1/2 ना हो जाए, यानी कि हाफ ना हो जाए। ठीक है, तो ये Q1 इस पर 0 है, तो ऑब्वियसली इस पर कितना टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो बाद में इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, है ना, कॉन्टैक्ट के बाद। तो चार्ज ऑन बॉडी कितना हो जाएगा, A एंड B, ये हो जाएगा आपका चार्ज ऑन ए बॉडी QA, सपोज ए पे, वो कितना हो जाएगा नेट चार्ज Q1/2, Q1 + 0/2, यानी कि Q1/2। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे B में भी कितना आ जाएगा Q1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई दो बॉडी हैं, दोनों ही बॉडी चार्ज हैं, सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, Q1 और Q2 है, तो उस पर जो चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे, अगर मान लीजिए उनको कांटेक्ट में लेके आया, रब किया, तो इस पर जो चार्जेस ऑब्वियसली तब तक दोनों में बराबर ना हो जाएं, तब तक एक दूसरे में क्या करते रहेंगे, ट्रांसफ़र करते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा Q1 डैश, अगर हम इसको ले रहे हैं क्योंकि यहाँ Q लिया था, यहाँ Q2 डैश ले रहे हैं, है ना, तो वो दोनों में बराबर होगा, बराबर ले लेंगे, और कितना होगा वो Q1 + Q2 / 2, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपका कितना बॉडी में आपस में क्या हुआ है, चार्जेस ट्रांसफर हुए, वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। हमेशा चार्ज जो होगा वो विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसका मास तो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ उसका मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, इससे पहले हमने पढ़ लिया, तो उसके साथ साथ उसका मास भी ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके वहाँ गए हैं, तो उसका मास क्या हो जाएगा, जिस पे गया वहाँ बढ़ जाएगा स्लाइटली, जो हम देख भी नहीं सकते। और बच्चों एक बात और बता दूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो इनको जो मेजर किया जाता है ना, कि इन पे कितना चार्ज है और कौन सी पोलैरिटी का है, ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। आप देखेंगे एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिया होगा, है ना, GLE। ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा आप खुद से पढ़ सकते हो, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। देखते हैं इसको बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं होता, जबकि मास हो जाता है। अभी हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस, चार्ज और मास में भी, है ना। चार्ज इनवेरिएंट होता है, जैसे स्पीड आप बढ़ा दी, आपने बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया, सपोज आपने स्पीड को कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट भी कर दिया, तो भी चार्ज में चेंजेस नहीं आएगा, मास में आ जाएगा, चार्ज में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट्स एनर्जी। बच्चों अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब स्टैब्लिश हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए रेस्ट पे है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्पेस में, जबकि चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए अनएसेलरेटेड मोशन में, अनएसेलरेटेड मोशन मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड से, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। लेकिन अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एसेलरेटेड मोशन में है ना, तो वो ना कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बल्कि एनर्जी भी रेडिएट करता है। यानी कि एसेलरेटेड चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ठीक है, और एक बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। किसी कंडक्टिंग बॉडी के बाहर, कंडक्टिंग यानी कि मेटेलिक बॉडी के बाहर चार्ज रिसाइड होते हैं, है ना, सरफेस पे। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर पूरे वॉल्यूम में हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज बिगर 1 कूलम चार्ज और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज में ही है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो बहुत छोटा हो गया ऑब्वियसली, है ना, तो इसलिए 1 कूलम तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और कितने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा हुआ है, कोई यूज इक्वल्स टू एन इसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से एन क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्यू क्या होता है कूलम में कितना बॉडी में कूलम चार्जेस है ना। तो ये हो जाएगा क्यू, क्योंकि हमने बोला क्यू कितना है आपका 1 कूलम है ना, ऐसे लिख देते हैं 1 कूलम। और यहाँ पे ई कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ऐसा आपने हालांकि 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो सॉल्व करने पे बच्चों आता है 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी चार्ज बॉडी के अंदर होते हैं एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली कूलम इज बिगर देन, है ना, 1 कूलम, देयरफॉर 1 कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 3.2 कूलम। 3.2 कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो आप जानते हैं बच्चों सॉल्यूशन में फॉर्मूला वापस से क्वांटाइजेशन का एक ही तो फॉर्मूला है आपका प्रॉपर्टी में, Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Q बाई ई हो जाएगा। आपको कूलम में आपको दिया हुआ 3.2 अपॉन आप ले लोगे क्या ई जो कि बेस यूनिट होती है आपकी चार्ज की, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बच्चों सॉल्व करना है इसको आपको। तो 16 दूनी 32 होता है, देखिए यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 से 2 32 कैंसिल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 2 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस का, माइनस में क्योंकि चार्ज जो होता है बहुत कम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे माइनस में होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी हो कंडक्टिंग बॉडी हो छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं तो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे +19 आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻19 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग जल्दी से। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने किसी बॉडी पे आ गए हैं, एक बॉडी है उसमें कितने गेन कर लिए तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले गिवन क्या है आपको, यहाँ पे गिवन है आपको n इज टू 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, नंबर दी हुई है, संख्या दी हुई है आपको बताना है चार्ज कितना है ना, जिसपे 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए उस पर चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इलेक्ट्रॉन पे जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, जो कि किस में होता है माइनस में होता है। तो आपका फॉर्मूला होता है क्योंकि Q इज इक्वल्स टू एन ई, यहाँ पे आप पुटअप करेंगे वैल्यू, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बच्चों एन यानी कि 20 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। जब उसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 1.6 में 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप तो हो जाएगा -3.2 इंटू 10⁻, क्योंकि यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो -19 + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 कूलम। यानी कि 20 एक्सेस करने वाले इलेक्ट्रॉन 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जिसने किए जिस बॉडी में, उस बॉडी में इतना चार्ज आ जाएगा -3.2 इंटू 10⁻18 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम पॉसिबल। क्या इतना चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है। तो हम देख लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन में। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 16 के 1.6 के मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा है, उसका इंटीजर मल्टीपल नहीं है ना। फिर भी आप देख लीजिए सॉल्व कैसे करते हैं। Q इज इक्वल्स टू बच्चों कितना होता है एन ई, और यहाँ पे एन आप निकाल लीजिए, एन इज इक्वल्स टू क्यू ई होगा। तो Q आपका है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आंसर कुछ आता है आपका 16×3=48, फिर आपका आएगा 10 यानी कि 36.25 ऑलमोस्ट समथिंग आता है। तो बच्चों यहाँ पे 36.25 ये क्या है, यहाँ पे n एक इंटीजर नहीं है, 36.25 इज नॉट एन इंटीजर, है ना, इंटीजर नहीं है, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। तो दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बच्चों, चार्ज और मास में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज तो कुछ भी हो सकता है किसी भी बॉडी पे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है ना। अनचार्ज बॉडी है तो जीरो, अनइलेक्ट्रिफाइड बॉडी है तो जीरो हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मास हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव, ना जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। चार्ज कैरिड बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना। मैंने अभी आपको बताया था इसी वीडियो में कि स्पीड इंक्रीज करने से इसमें चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, जबकि मास में चेंज आ जाता है। मास का एक रिलेशन होता है बच्चों, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे m नॉट रेस्ट मास था, m जो है इंक्रीज मास है, v जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, c जो है स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंपेरेबल टू, अगर हम यहाँ पे बात करें वेलोसिटी जो है बॉडी की, अगर मान लीजिए कंपेरेबल टू लाइट की स्पीड कर दें, अगर स्पीड ऑफ लाइट कर दें, तो बच्चों ये कंपैरिजन में आप जानते हैं डिनोमिनेटर कितना छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा हो गया अगर मान लीजिए, तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली m की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि मास जो है रेस्ट मास से काफ़ी इंक्रीज हो सकता, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा लेकिन हो सकता है, तो मास चेंज हो सकता है ऑब्वियसली। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, जबकि हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास, है ना, इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। फिर उसके बाद येट टू बी एस्टेब्लिश मतलब कि ये भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है ना। और लेकिन मास क्वांटाइज की हम बात ही नहीं करते, मास क्वांटाइज नहीं होता कभी। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमेशा कैसा रहता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस कंजर्व्ड होता है, जबकि मास जो है वो कंजर्व नहीं होता, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या फिर एनर्जी से कन्वर्ट हो सकता है मास में। आप जानते हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमेशा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बट ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वो रिपल्सिव नहीं होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, हमने आज के वीडियो में चार्जेस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, तो उस फोर्स के लिए कूलॉम ने एक लॉ दिया था, वो देखेंगे, ठीक है। और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी साथ साथ करते चले जाएंगे हम, ठीक है। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए अंत तक, लास्ट तक, ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो हो क्लियर हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।